हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडऑप्स। तो इस वीडियो में हम लोग लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि आखिर फाइल सिस्टम हायरार्की होती क्या है और हमें क्यों ज़रूरत होती है फाइल सिस्टम हायरार्की को समझने की। तो इसका बेसिक सा आंसर ये है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो या फिर वो विंडोज़ हो, तो इन सब में कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, कुछ ओएस से रिलेटेड फाइल होती है, कुछ बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, कुछ यूज़र्स की अपनी पर्सनल फाइल्स और उनका अपना प्राइवेट डेटा होता है। तो इन सारी चीज़ों को ओएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करती है और किस फाइल को कहाँ पे स्टोर करना है और कौन सी फाइल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये बेसिकली हम लोग फाइल सिस्टम हायरार्की की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फ़ाइल स्टोर तो हो जाती है, तो हमें इससे क्या मतलब, हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है कि कौन सी फ़ाइल कहाँ पे प्रेजेंट है या फिर किस फाइल को हम लोग कहाँ पे स्टोर करें। तो यार इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं या फिर जब हम लोग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें वर्क करना पड़ता है। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड फ़ाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर अगर हमारे बूटिंग प्रोसेस में कोई एरर आ रहा है तो हमारी बूट से रिलेटेड जो फाइल्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर जो हमारी डिवाइस से रिलेटेड फाइल है, जो हमारा माउस है, जो हमारा कीबोर्ड है, ये सारे अटैच्ड है, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है या फिर इनसे रिलेटेड जो फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर है, अगर ये हमें पता नहीं रहेगी तो फिर हम लोग आगे किसी भी चीज़ को डिबग या फिर ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे। तो इन सब कारणों की वजह से हमें फाइल सिस्टम हायरार्की पढ़नी पड़ती है। तो फाइल हायरार्की को समझने से पहले हमें कुछ टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, सो डैट हम लोग फाइल हायरार्की को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यार इसमें जो सबसे पहला टर्म है वो है स्टैटिक। तो मे भी बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। तो बेसिकली जो स्टैटिक फाइल्स होती हैं, ये वो फाइल्स होती हैं जिनमें कि कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। दे आर अनचेंज्ड फाइल्स। ये फाइल तभी चेंज होगी जब कोई यूज़र इस फाइल पे आकर के एडिट या फिर इसे रिकन्फिगर करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है या फिर हमारा कोई कोड प्रेजेंट है, तो वो जो फाइल्स होंगी वो स्टैटिक के कैटेगरी में आएगी, क्योंकि उनमें अपने आप कोई चेंजेस नहीं होने वाला है और वो फाइल तभी चेंज होगी जब उसमें कोई यूज़र जा करके उसे चेंज करेगा। अदरवाइज़ उस फाइल के अंदर का जो कंटेंट है वो हमेशा सेम रहने वाला है, वो अपने से चेंज नहीं हो सकता है। और इसके बाद एक और फाइल्स होती हैं जो कि है डायनेमिक। तो डायनेमिक फाइल्स क्या है? तो जो डायनेमिक फ़ाइल होती है या फिर इसे हम लोग वेरिएबल फ़ाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है और ये डिपेंड करता है हमारे प्रोसेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेट्स से अगर हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग अगर वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं, तो यार जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बेसिकली जब वो रन होती है तो रन टाइम पे वो बहुत सारी फाइल्स रैम पे या फिर हार्ड डिस्क पे क्रिएट करते हैं, जो कि इन सारे सॉफ्टवेयर्स को बैकएंड में मदद करते हैं। तो ये जो सारे फाइल्स होते हैं इन्हें हम लोग डायनेमिक फाइल बोलते हैं। इसके बाद एक और तरह की फाइल्स होती हैं यार, जो कि होती है परसिस्टेंट। तो बेसिकली परसिस्टेंट फाइल्स हम लोग उन फाइल को बोलते हैं जो कि हमारे सिस्टम के रिबूट होने के बाद भी प्रेजेंट हो। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फाइल्स होती है वही परसिस्टेंट फाइल की तरह ही होती है। बेसिकली जो स्टैटिक फाइल और जो परसिस्टेंट फाइल है, ये दोनों एक ही तरह की फाइल्स को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग देखें तो जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सब आ जाती हैं, और जो हमारे यूज़र का डेटा होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस कैटेगरी में आ जाती है, जो कि होती है परसिस्टेंट। और यार इसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म है वो है रन टाइम कंटेंट। तो हम लोग रन टाइम को ऐसा डायनेमिक भी देख सकते हैं। तो रन टाइम कंटेंट क्या होता है यार, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब हम लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग यार रन टाइम पे कुछ फाइल्स बनाती हैं, जो कि आफ्टर रिबूट में भी हो सकता है उन लोगों को उस फाइल की ज़रूरत ना हो। तो यार ऐसी फाइल्स जो रन टाइम पे प्रेजेंट होती है, बट जब हम लोग अपने सिस्टम को रिबूट करते हैं या फिर हम लोग अपने सिस्टम को जब रीस्टार्ट करते हैं, तो वो फाइल्स जो होती हैं डिलीट हो जाती हैं। तो ऐसी फाइल्स को यार हम लोग रन टाइम कंटेंट बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे सिस्टम में बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह की फाइल्स होती हैं। ठीक है, जो स्टैटिक होती है उन्हें हम लोग परसिस्टेंट भी बोलते हैं और जो डायनेमिक होती है उसे हम लोग रन टाइम कंटेंट भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइल हायरार्की की तरफ मूव करते हैं। सो बेसिकली आप लोग जो अपने स्क्रीन पे ये देख पा रहे हैं, ये हमारे लिनक्स सिस्टम की फाइल हायरार्की है। और मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 की फाइल हायरार्की है। और बेसिकली जो सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अगर मैं बात करूँ उबंटू या काली लिनक्स या फिर पैरेट ओएस, तो बेसिकली जो भी हमारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो इन सब में ये जो चीज़ें रहती है ये कॉमन रहती हैं। तो यार सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारे फोल्डर्स प्रेजेंट होती हैं। मे बी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक या दो फोल्डर ना हो,
ये वेरी कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये जो है ये हमारा कॉमन या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ ये जनरल लिनक्स की फाइल हायरार्की है। तो यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने यूएसआर फोल्डर के बारे में कि ये जो यूएसआर फोल्डर है ये क्यों होता है और इसके अंदर की जो कंटेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो बेसिकली यार अगर मैं यूएसआर फोल्डर की बात करूँ तो /usr स्लैश हमारा पेरेंट डायरेक्टरी और यूएसआर हमारा फोल्डर है। तो बेसिकली यार इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे मेनली 3 फोल्डर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है /usr/bin। /usr मैं यहाँ से ले रहा हूँ और इसके अंदर की जो डायरेक्टरी वो है /bin। इसके बाद जो दूसरी डायरेक्टरी है यार वो है usr/sbin, और जो हमारी तीसरी डायरेक्टरी है वो है /usr/local। तो यार सबसे पहले बात करते हैं यूएसआर बिन के अंदर। तो जो हमारा यूएसआर बिन होता है यार इसमें हमारी जो कमांड्स होती है, जो यूज़र से रिलेटेड कमांड्स होती है, यूज़र कमांड जिसको कि ये नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकता है, वो सारे कमांड्स इस यूएसआर बिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कमांड्स इस यूएसआर बिन के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी अपने रेडिट इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इसके अंदर चलिए हम लोग चलते हैं /usr बिन के अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मैं सुपर यूज़र या रूट यूज़र नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे ls करता हूँ। तो यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी नॉर्मल कमांड्स हो गए, लाइक कॉपी कमांड हो गया, मूव कमांड हो गया, टच कमांड हो गया, टी कमांड हो गया, सिंक कमांड हो गया, सम कमांड हो गया, तो ssh हो गया, तो ये सारे कमांड्स जो कि एक नॉर्मल यूज़र यूज़ कर सकता है, ये सारे कमांड्स इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट होते हैं, डेट इज़ /usr/bin। तो यार अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं अपनी दूसरी डायरेक्टरी के बारे में, जो कि है usr/sbin। तो यार sbin के अंदर जो होता है हमारे सिस्टम एडमिन के कमांड्स होते हैं। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर या जो हमारा सुपर यूज़र है वही उनको यूज़ कर पाएँ, तो वो जो सारी कमांड्स होती है वो हमारे sbin के अंदर होती हैं, और इसीलिए इसका नाम भी sbin है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कमांड्स। तो चलिए यार हम लोग कुछ इसके भी कमांड्स को देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं cd/usr/sbin के अंदर, और यहाँ पे मैं ls करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सारे कमांड्स हैं ये सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कमांड हैं, और ये सारे जो कमांड्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ जो सुपर यूज़र है या फिर जो रूट यूज़र है वही चला सकता है। इसके अलावा इसे चलाने की परमिशन किसी को नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क मैनेजर। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ नेटवर्क मैनेजर और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसने लिखा है यूज़र मस्ट बी रूट टू रन नेटवर्क मैनेजर। तो ऐसे कमांड जिसको कि सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जिसको कि सिर्फ रूट या सुपर यूज़र चला सकते हैं, वो सारे कमांड्स हमारे sbin के अंदर होते हैं। जो हमारा लास्ट है वो है /usr local। तो यार ये यूज़र के लोकली कस्टमाइज्ड फाइल्स होते हैं, या फिर ये यूज़र के लोकली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको कि यूज़र ने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रखा है, दैट इज़ लोकली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो यार चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं यार cd/usr/local। तो यहाँ पर ये जो सारे फोल्डर्स हैं ये हमारे EC2 यूज़र के लिए कस्टमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने अपने सिस्टम पे जावा या फिर पाइथन इंस्टॉल किया, तो उससे जो रिलेटेड कमांड है या फिर उससे जो रिलेटेड फाइल्स है वो हमारी इसी डायरेक्टरी में स्टोर होती है, डेट इज़ /usr/local। अब इसके बाद चलिए हम लोग दूसरी डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं, जो कि है /etc। तो यार जो हमारा etc फोल्डर है इसके अंदर हमारी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स प्रेजेंट होती हैं। मान लीजिए कि हमने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, फॉर एग्जांपल HTTPD या फिर Nginx या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जो कि हम लोगों ने अपने लिनक्स मशीन में इंस्टॉल की होती है, तो यार उन सब की अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, और सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को लिनक्स जिस फोल्डर में सेव करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं /etc। तो आपको /etc के अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मिल जाएगी। तो चलिए मैं पहले इसे क्लियर कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने etc वाले फोल्डर के अंदर, डेट इज़ cd/etc। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो भी फाइल्स हैं या फिर हमारी जो भी डायरेक्टरी है वो उन सारों का जो एक्सटेंसन है वो है .conf। सो बेसिकली ये एक्सटेंसन ये डिनोट करता है कि ये जो सारी फाइल्स हैं ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। मीन्स कि हमारे लिनक्स सिस्टम में, हमारे लिनक्स मशीन में किसी भी सॉफ्टवेयर के अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें ढूंढनी है
तो हम लोग /etc में डायरेक्ट आकर के सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यार /var वाले फ़ोल्डर के बारे में कि ये फ़ोल्डर क्यों है और इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स प्रेजेंट होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं cd/var। तो यार जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक वेरिएबल फाइल्स होती हैं। तो यार इस फोल्डर के अंदर बेसिकली हमारी वेरिएबल फाइल्स स्टोर होती हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारी एक वेबसाइट है जो कि रन हो रही है, तो उस वेबसाइट में बहुत सारे यूज़र आएंगे, लॉगिन करेंगे, अपने उसमें कुछ चेंजेस करेंगे या फिर कुछ अपडेट डिलीट कुछ भी कमांड चलाएंगे, तो उन सब का जो डेटा होगा वो हमारे डेटाबेस में सेव होगा। तो यार उनसे जो रिलेटेड फाइल्स है वो हमारी इस var वाले फोल्डर में स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉग। तो हम लोग अपने सिस्टम में जब कोई भी प्रोसेस रन करते हैं, फिर हम लोग कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो उससे रिलेटेड जो डेटा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हमारा सिस्टम का कैश है या फिर हमारी वेबसाइट के जो कंटेंट है, तो ऐसी फाइल्स जो कि हम लोग चाहते हैं कि रिबूट के बाद डिलीट ना हो, बट एवरी टाइम जब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो तो मे बी उसमें कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी फाइल्स को जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये /var में स्टोर करके रखता है। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे फोल्डर के बारे में जो कि है /run। तो जो हमारा /run है ये बिल्कुल अपोजिट है हमारे /var से। तो बेसिकली /var जो फोल्डर है वो क्या करता है, वो सारी चीज़ों को जो भी हम लोगों ने रन टाइम पे क्रिएट किया है उन सब चीज़ों को स्टोर करता है और ये सारी चीज़ें रिबूट के बाद भी डिलीट नहीं होती है। बट जो रन फोल्डर के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है ये सारी चीज़ें जो होती हैं आफ्टर रिबूट डिलीट हो जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो हमारा प्रोसेस आईडी है कि जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसका एक प्रोग्राम आईडी होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड उसके कुछ फाइल्स होते हैं और भी ऐसी बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है जिसको कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन वाले फोल्डर के अंदर रखता है। और जैसे ही हमारा सिस्टम रिबूट या रीस्टार्ट होता है तो इस फोल्डर के अंदर का जो सारा का सारा कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है। तो चलिए इस फोल्डर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने रन वाले फोल्डर के अंदर। तो यार रन फोल्डर के अंदर आप लोगों को जो भी फाइल्स दिख रही हैं ये सारी की सारी फाइल्स जब हम लोग अपने सिस्टम को रिबूट करेंगे तो ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी एंड देन ये फाइल्स फिर से रिक्रिएट होंगी। तो यार इसके बाद हम लोग दूसरे फोल्डर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है हमारा /home। तो जो /home हमारा जो डायरेक्टरी है इस पर बेसिकली हम लोग अपने डेटा, इसे बेसिकली हम लोग अपने पर्सनल फाइल्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजेस हो गए, ठीक है, हमारे कोई MP3 फाइल्स हैं या फिर हमारा कोई वीडियो है या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है। तो जो भी हमारी पर्सनल फाइल या फिर जो हमारा पर्सनल डेटा है वो हम लोग /home में स्टोर करके रखते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 यूज़र है जो कि हैं ईव, बॉब और एलिस। सो बॉब का जो अपना पर्सनल डेटा है वो अपने /home वाली डायरेक्टरी में रखेगा, ईव जो है ईव अपने /home वाली डायरेक्टरी में रखेगा, एलिस जो है एलिस अपने होम वाली डायरेक्टरी में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ cd/home और इसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं EC2 यूज़र। सो बेसिकली इस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है जो कि है EC2 यूज़र। तो EC2 यूज़र का जो भी अपना पर्सनल फाइल या फिर इसका जो भी अपना पर्सनल डेटा होगा ये वो सारे अपने इस फोल्डर के अंदर स्टोर करेगा जो कि है EC2 यूज़र। इसी तरह से अगर हमारे सिस्टम में और भी यूज़र होते हैं तो उन सबका अपना अपना डायरेक्टरी रहता है अपने अपने नाम के हिसाब से। और जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है इनको एक पार्टिकुलर यूज़र के अलावा कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि बॉब ने अपनी डायरेक्टरी के अंदर कोई फ़ाइल रखी और ईव ने जाकर के उस फाइल को डिलीट कर दिया, तो बॉब को वो फाइल नहीं मिलेगी। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसकी जो परमिशन होती है, लाइक इस फोल्डर के अंदर जाने की जो परमिशन होती है वो सिर्फ इसी यूज़र को होती है। लाइक अगर ये बॉब का डायरेक्टरी है तो इस फोल्डर के अंदर सिर्फ बॉब ही जा सकता है जब तक ये अपनी परमिशन दूसरे के साथ शेयर ना करे। लाइक अगर बॉब ने ये परमिशन दी है कि ईव तुम जा सकते हो या फिर एलिस तुम जा सकते हो, तभी ये जो यूज़र है इस फोल्डर के अंदर जा करके कुछ भी कमांड रन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरा यूज़र इस डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। बट जो हमारा रूट यूज़र होता है, क्योंकि ये सुपर यूज़र है तो ये सारी की सारी डायरेक्टरी में जा सकता है और इसके पास सारा राइट होता है, ये किसी की डायरेक्टरी में भी जाकर के कोई भी चेंजेस कर सकता है। बट जो नॉर्मल यूज़र होते हैं वो एक दूसरे की होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे हम लोग डायरेक्टरी के परमिशन को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग किसी डिफरेंट यूज़र को उसकी परमिशन दे सकते हैं या फिर उससे हटा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो ये था हमारे होम डायरेक्टरी के बारे में।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने रूट डायरेक्टरी के बारे में। सो बेसिकली जो रूट डायरेक्टरी होता है ये हमारे रूट यूज़र का, और अगर मैं कहूँ तो ये हमारे सुपर यूज़र का होम डायरेक्टरी होता है। तो जो हमारा रूट यूज़र है भाई, उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है स्लैश रूट, और इस रूट फोल्डर के अंदर जो हमारा रूट यूज़र है वो अपनी फाइल्स और अपनी जो भी और उसका अपना जो भी डेटा है वो सारी चीज़ें वो अपनी इस रूट वाली डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करके रखता है। और किसी भी यूज़र को, लाइक कोई भी जो नॉर्मल यूज़र है लाइक बॉब, ईव और एलिस, इनमें से किसी को भी इस फोल्डर की एक्सेस नहीं होती है, ना ही वो लोग इस फोल्डर को देख सकते हैं और ना ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग करके भी देख लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, बेसिकली EC2 यूज़र, और अगर मैं चाहूँ रूट यूज़र के अंदर जाना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमिशन डिनाइड है, मैं इस फोल्डर के अंदर नहीं आ सकता हूँ। या फिर अगर मैं इसे लिस्ट करना चाहूँ डेट इज़ ls/root, तो भी ये हमें परमिशन डिनाइड की एरर देगा, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल यूज़र है और हम लोग रूट यूज़र के डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यार टेम्प फोल्डर के बारे में कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स स्टोर होती हैं। सो बेसिकली जो हमारा टेम्परेरी फाइल है ये, इसे हम लोग एक तरह से वाइट स्पेस भी बोलते हैं। अब इसे वाइट स्पेस क्यों कहा जाता है? तो जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर या फिर VS कोड या फिर कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग रन करते हैं तो कुछ फ्री स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो जो फ्री स्पेस है वो हमारा ये टेम्प फोल्डर प्रोवाइड करता है। तो रन टाइम के समय जो हमारी एप्लीकेशन है, अगर उसे कोई फाइल क्रिएट करनी होती है या फिर अगर उसे अपना कोई डेटा स्टोर करना रहता है तो वो /temp वाले फोल्डर के अंदर स्टोर करती है। और इस टेम्प के अंदर जो भी डेटा रहता है वो 10 दिन तक, वो सिर्फ 10 दिन तक ही सेव रहता है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर हमारी कोई फाइल है, लेट्स से a.txt, तो अगर इस फोल्डर के अंदर 10 दिन तक में अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, मीन्स कि कोई भी रीड ऑपरेशन, कोई भी राइट ऑपरेशन और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, अगर इस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं होता है तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस फाइल को अपने आप ही 10 दिन के बाद डिलीट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को एक और फोल्डर दिख रही होगी टेम्प के नाम से, जो कि वैर वाले फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक टेम्प फोल्डर है तो हमें दूसरे टेम्प फोल्डर या फिर इस टेम्प फोल्डर का क्या यूज़ है? तो बेसिकली ये जो हमारा टेम्प फोल्डर है ये भी सेम ही काम करता है। जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर या फिर हमारा जब कोई भी एप्लीकेशन रन होता है तो इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होती है वो इसमें स्टोर करता है। बट इस टेम्प फोल्डर की एक खास बात यह है कि इसमें जो भी फाइल्स होते हैं उनका जो डिलीशन पीरियड है वो 30 डेज़ का होता है। इस वाले टेम्प फोल्डर का जो हमारा डिलीशन पीरियड है वो 10 डेज़ का होता है, और हमारे इस वाले टेम्प फोल्डर जो कि वैर डायरेक्टरी के अंदर है, इसका जो डिलीशन पीरियड है वो 30 दिन का होता है। मीन्स कि इसमें अगर कोई भी फाइल क्रिएट होती है तो उसके पास 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन तक उस फाइल में कोई चेंजेस या फिर उस फाइल में कोई एडिट नहीं हुआ तब जा कर के वो फाइल डिलीट होगी। बट अगर हमारे टेम्प फोल्डर के अंदर कोई फाइल प्रेजेंट है तो उसके पास 10 दिन का समय है। अगर 10 दिन तक में उसमें कोई चेंजेस या फिर अगर उसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो वो फाइल उस टेम्प फोल्डर के अंदर प्रेजेंट रहेगी, अदरवाइज़ ये फाइल टेम्प फोल्डर से डिलीट हो जाएगी। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अपने बूट फोल्डर के बारे में कि बूट फोल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो यार जब भी हम लोग अपने लैपटॉप या हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने पावर बटन प्रेस किया तो यार इसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, और तब जा कर के जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर है वो ऑन होता है। तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना, मीन्स कि उस प्रोसेस के दौरान जो भी फाइल चाहिए थी, लाइक इनिट की फ़ाइल, ग्रब की फ़ाइल, बूट लोडर और ये सारी फाइल्स, तो ये सारी की सारी फाइल्स जो हमारे बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड होती है, ये सब कुछ हमारे बूट वाले फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। तो चलिए अब हम लोग अपने /boot डायरेक्टरी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन है वो एंड हो चुका है, तो हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा हमारे EC2 इंस्टेंस में। तो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने बूट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सारी फाइल्स हैं ये हमारी बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड फाइल्स हैं, और हमें अपनी बूटिंग प्रोसेस में इन सारी फाइल्स की ज़रूरत होती है। और बूट फोल्डर के बाद अब हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट फोल्डर जो कि रह गया, वो है /dev। तो यार हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे कंप्यूटर में जो भी सारे डिवाइसेस होते हैं, लाइक जो हमारा CD-ROM है, जो हमारा माउस है, जो हमारा कीबोर्ड है, हमारा USB या फिर कोई भी डिवाइस जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, तो यार उनसे जो रिलेटेड फाइल्स होती है वो सारी की सारी फाइल्स जो है हमारे /dev में स्टोर होती है। बेसिकली ये हमारी डिवाइसेस की फ़ोल्डर होती है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डेव फोल्डर के अंदर।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सारी फाइल्स हैं ये हमारी माउस से रिलेटेड, हार्ड डिस्क और कीबोर्ड से रिलेटेड फाइल्स हैं। और जिन्हें सी या C++ आती होगी वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक stdin, stdout। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट का जो भी प्रोसेस है, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे /dev वाले फोल्डर से कंट्रोल होती है। तो ये था यार हमारा टोटल हायरार्की। हम लोगों ने सारे फोल्डर्स के बारे में देख लिया और कौन सा फ़ोल्डर किस लिए यूज़ होता है और किस फ़ोल्डर के अंदर हम लोग किस तरह की फाइल्स रखनी है, लाइक हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ रखनी है, हमें डिवाइस से रिलेटेड फाइल कहाँ रख, हमें बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड फाइल कहाँ रखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को फाइल सिस्टम हायरार्की समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।